नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य आज आज का ही है। घटना है मध्य प्रदेश के जिला सीधी की। तारीख थी 15 अक्टूबर 2015, यानी कुल 10 साल पहले की ये घटना है। गांव सीधी में है डियाडोल। वहाँ गांव के पप्पू पांडे के घर 15 अक्टूबर को भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सवेरे सवेरे 16 तारीख को थाने को खबर की गई कि साहब पप्पू पांडे की पत्नी की हत्या हुई है और पप्पू पांडे ने उसके शव को अपने ही घर के आंगन में दफना दिया है। पुलिस आई। घर पे बाहर ताला बंद था। ताला तोड़ा गया। पहले ये कहा गया कि उनकी चाची के पास, पप्पू पांडे की चाची के पास इसकी चाबी है। उनकी चाची ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि चाबी कहाँ रखी हुई है। बहरहाल पुलिस ने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के सीधे आंगन में पहुंची और शुरू से ही ये बताया गया कि आंगन में ही लाश को गाड़ दिया गया है। हुआ यूं था कि उसकी चाची रामरती, शायद उसका नाम था, अ, राजकुमारी राजकुमारी देवी, वो बदहाल बदहवास अपने बेटे रामलाल के पास पहुंची और उसने ये बताया कि तुम्हारे भाई ने, यानी पप्पू पांडे ने, जिनकी पत्नी की हत्या की बात कही जा रही थी, भीड़ ने जिसके बारे में बताया था कि पप्पू ने अपनी पत्नी की हत्या करके और लाश जमीन में गाड़ दी है। रामलाल को ये यकीन नहीं हुआ। रामलाल ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कह रही हैं। उसने कहा उसने मुझे खुद बताया है। उसने आके बताया है कि चाची, मुझसे गलती हो गई, गुस्से में मैंने उसको कुल्हाड़ी से मारा, मर गई और चुपचाप मैंने आंगन में मिट्टी खोद के उसमें दफना दिया। ये बयान था जो मुलजिम है इसमें, पप्पू पांडे, उनके चाची का। इसी बयान की बिना पे पुलिस ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ते ही आंगन के एक कोने में उन्हें ताजी मिट्टी खुदी हुई दिखाई पड़ी। उस मिट्टी को जैसे ही 4-6 फावड़े लगाकर हटाया गया, उनमें से उसमें से एक साड़ी का, एक धोती का किनारा उनको दिखाई पड़ा। जैसे ही मिट्टी को और हटाया गया, भयंकर भीषण दुर्गंध उसमें से निकलने लगी। उसको जब पूरी मिट्टी को निकाला गया तो युवती का शव बाहर आ गया। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया कि पप्पू पांडे हत्यारा है, क्योंकि ये बात तब तक आम हो गई थी कि पप्पू पांडे ने अपनी चाची को ये बात बताई थी कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। बहरहाल रामलाल ने भी यही बात कही और उसकी माँ राजकुमारी ने भी यही बात कही। सरपंच को बताया गया। सरपंच ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को इत्तला की जाए। पुलिस को इत्तला की गई। मैंने बताया कि पुलिस आई और फिर चाबी पहले ढूंढी ढूंढी जाने लगी। चाची ने ही कहा कि हाँ, चाबी शायद मेरे ही पास थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं घबराहट में, दिमाग मेरा नहीं काम कर रहा है कि वो चाबी कहाँ रखी है। और फिर पुलिस ने ताला तोड़ दिया और जैसे ही लाश बाहर आई, सब बात सामने आ गई। गांव गांव की औरतें दहाड़ मारकर रोने लगीं और पप्पू को लोग जो है कोसने लगे, गाली देने लगे कि पत्नी को मार दिया। तरह तरह की कहानियाँ गांव में सुनने को भी मिलनी, जिसकी रात में पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हुआ था। किसी ने कहा पप्पू शराब पिए हुए था, लेकिन पुलिस को जब पप्पू मिला तो वो बिल्कुल खामोश था, कतई शराब के नशे में नहीं था। पुलिस ने पूछा, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। 15 अक्टूबर को उसके इनिशियल बयान दर्ज हुए। लोगों के इनिशियल बयान, जो तुरंत 161 का बयान पहले लिखा जाता था, वो बयान दर्ज किए गए और 16 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से पप्पू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन पुलिस ने उसी घर से जहां पर उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, एक कुल्हाड़ी बरामद की और दावा किया कि यही वो आला कत्ल है जिससे पप्पू ने अपनी पत्नी की हत्या की है। सो पुलिस के पास अब एक लाश थी, एक हथियार था और दो मुख्य गवाह थे, राजकुमारी और उनका बेटा रामलाल।
राजकुमारी की इस बात की गवाही कि मुझसे पप्पू ने ये कन्फेस किया था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में उसको मार दिया, मार के आंगन के एक कोने में गाड़ दिया। रामलाल की इस बात की गवाही कि उसको उसकी माँ ने आके ये बताया था कि ये हत्या पप्पू ने की है और पप्पू ने ही ये बात मुझे बताई है। तो 3 चीज़ें पुलिस के पास हुई। एक, वो लाश जिसमें पोस्टमार्टम के हिसाब से हत्या हुई थी। दूसरी, वो कुल्हाड़ी जिसको पुलिस ने दावा किया कि ये आला कत्ल है और इसी से इसकी हत्या की गई है। और तीसरे 2 गवाह। इतना पर्याप्त था पुलिस के लिए। पुलिस ने इन 2 गवाहों के बयान फॉरेंसिक में भेज दिया, फॉरेंसिक जांच के लिए कुल्हाड़ी। लाश का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को दे दिया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बहरहाल इन्हीं बयानों और सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पप्पू को, और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। अब इसके बाद केस ट्रायल पर आया। ट्रायल पर आते ही सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उन्होंने कहा, साहब हमारे 2 ही मुख्य गवाह हैं। एक तो जो अपराधी है उसकी चाची, चूंकि चाची ने ही अपने भतीजे के हत्या के मतलब उसको अपराधी होने की बात कही थी, इसलिए उसकी गवाही बहुत मायने रखती है। लिहाजा कोर्ट ने तुरंत आदेश किया, सबसे पहले राजकुमारी की गवाही हुई। राजकुमारी अपने बयान से जो उसने पुलिस को दिया था, गांव वालों के सामने कहा था, चीख चीख कर चिल्ला रही थी, वो अपने बयान से पलट गई। राजकुमारी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था, न मुझसे पप्पू की कोई बात हुई थी, पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ये सब कहलवाया था। उसके बेटे रामलाल ने भी यही दोहराया कि हमसे भी पुलिस ने जबरदस्ती करके ये कहलवाया कि माँ ने मुझे ये बताया था कि पप्पू ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बहरहाल 2 ही मुख्य गवाह दोनों ही होस्टाइल हो गए, अपने बयानों से पलट गए। तीसरी बात आई कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी में जब एफएसएल की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई तो उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मानव रक्त के कोई निशान इस आला कत्ल पर या इस प्रदर्श पर या ये जो नमूना भेजा गया है इस पर नहीं प्राप्त हुए। बहरहाल पुलिस की थ्योरी को कड़ी तगड़ी चोट लगी। गिरफ्तारी की तारीख में हेरफेर की बात भी वहाँ डिफेंस के लॉयर ने की और ये कहा कि साहब गिरफ्तार इसे 15 को ही कर लिया गया था, लेकिन इसे इलीगल कस्टडी में रखा गया और लिखा पढ़ी में इसकी गिरफ्तारी 16 अक्टूबर 2015 को दिखाई गई। इसमें कई जगह ओवर राइटिंग भी की गई। वही कहा गया कि इसको अवैध हिरासत में रखा गया और इससे जानबूझकर दबाव डालकर जो कुछ कहलवाया गया वो केस डायरी का पार्ट बना। आरोपी के पक्ष से जब सबूत शुरू हुए तो पप्पू पांडे के पक्ष में ब्रिजलाल लोधी नाम के एक व्यक्ति ने अदालत में गवाही दी और अदालत को उसने बताया कि 14 अक्टूबर यानी हत्या वाले दिन पप्पू पांडे उनके गांव बंजारी में काम कर रहा था, जो घटनास्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उसने कहा कि मैं अपना घर बनवा रहा था और पप्पू मेरे यहाँ मजदूरी करता था। मैंने अपनी बेटी के रजिस्टर में उसकी हाजिरी और भुगतान का पूरा हिसाब किताब लिखा है। ये रजिस्टर भी अदालत के सामने पेश किया गया। उसमें तारीख वार कितना घंटे की उसने मजदूरी की और कितना पैसा उसको दिया गया, कहाँ सिग्नेचर बनाया गया, सब कुछ अंकित था। इस पूरे प्रकरण में अदालत की सुनवाई में लगभग 10 साल बीत गए। 2015 की ये घटना थी। पप्पू पांडे उसी दिन अरेस्ट हो गया था, तब से वो लगातार जेल में था। इतनी कमजोरियों के ट्रायल में पुलिस की थ्योरी पर इतनी कमजोरियों के बाद 27 सितंबर 2016 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पप्पू पांडे को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी अदालत ने। ये सब तमाम साक्ष्य, तमाम बहस, इसके बावजूद भी कोर्ट का ये मानना था कि नहीं साहब और कोई दूसरा ऐसा नहीं करेगा और दूसरे के होने के कोई साक्ष्य नहीं हैं। भले ही ये परिवार के लोग हैं, अदालत में होस्टाइल हो गए हों, गवाही से पलट गए हों, लेकिन इसके सिवा कोई और दूसरा हत्या का कारण नहीं दिखता है। लिहाजा उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। गांव में हल्ला हुआ कि इंसाफ हो गया और
महिला को इंसाफ मिल गया जिसकी इस तरह से हत्या करके ज़मीन में उसे गाड़ा गया था। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि अदालत में बुनी हुई इस कहानी में कितने छेद हैं। 10 साल बीत गए और वो हमेशा यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो जेल के भीतर भी जब भी उससे जेल के अधिकारियों ने, उसके साथ में रहने वाले कैदियों ने, इन सब ने पूछा, वो बार-बार कहता मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बहरहाल वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने की सहायता से उसने हाई कोर्ट में इस अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील की और ये मामला न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की बेंच के पास पहुंचा। कोर्ट ने जब इस केस की फाइलें दोबारा खोली तो फिर एक एक पन्ने पर जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि जब इसको सज़ा मिली तब से ये जेल की कोठरी नंबर 7 में बंद है। 10 साल हो चुके हैं। हर बार वो जेलर और कैदियों से कहता था मेरी कोई गलती नहीं है। घटनास्थल की तस्वीरें, नक्शा नज़री, लोगों के बयान, चश्मदीदों के बयान, एफएसएल की रिपोर्ट, पूरी फाइल न्यायमूर्ति श्री श्रीधरन के सामने लाई गई। हाईकोर्ट ने एक बुनियादी सिद्धांत से इसकी शुरुआत की और ये कहा कि अगर आरोपी ने हत्या की है तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स यानी किसी भी उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। मतलब ये मर्डर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, और कोर्ट का कहना है कि इसमें तो डाउट ही डाउट है। सबसे मजबूत जो उसके पास सबूत थे ट्रायल कोर्ट के पास, या जो लॉयर थे, जो प्रोसिक्यूशन था, जो सरकारी महकमा था, सरकारी वकील थे, उनके 2 गवाह राजकुमारी देवी और उनका बेटा रामलाल। लेकिन जब हाई कोर्ट ने फिर से इस पर विचार शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो राजकुमारी का कोई कबूलनामा नहीं है और वो ये कह रही कि पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती ऐसा कहने को बोला था और इसके बेटे ने भी यही दोहराया। इसका मतलब साफ है कि पूरा केस जिस कबूलनामे की नींव पर खड़ा किया गया था वो नींव जमीन पर नहीं बल्कि हवा में बनाई गई थी। ऐसा ऑब्जर्वेशन था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्रीधरन का। अभियोजन ने एक और बड़ा दावा किया कि पप्पू पांडे ने खुद पुलिस को बताया था कि उसने लाश कहाँ छिपाई है और उसके कहने पर ही आंगन की खुदाई हुई थी और इसे कानूनी भाषा में दफ़ा 27 की रिकवरी कहते हैं। सीआरपीसी में दफ़ा 27 की रिकवरी थी, यानी अपराधी के बताने पर ही वो एविडेंस, वो साक्ष्य मिला और इस साक्ष्य को मजबूत साक्ष्य माना जाता है। लेकिन पुलिस अपने ही एफआईआर में इस दावे को का उलट बयान कर रही थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस धारा 27 की रिकवरी को सबूत नहीं माना जा सकता। पुलिस ने जिसे अगले अगले पड़ाव पर जो एक तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम इस दफ़ा 27 की रिकवरी को हम साक्ष्य नहीं मानते हैं। फिर आई उस कुल्हाड़ी की बात जिसे ये बताकर कि आला कत्ल है उसे जब्त किया गया था और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट वही पूरी कहानी अपने आप में बता रही थी। एफएसएल की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नेगेटिव फॉर ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त इसमें नहीं पाया गया है। राज्य के वकील का तर्क था कि आरोपी बहुत शातिर था, उसने हत्या के बाद कुल्हाड़ी को धो दिया। फिर जज साहब ने यह सवाल पूछा कि अगर कुल्हाड़ी को धो दिया तो जिस मिट्टी में उसे दफनाया गया था और उसकी कुल्हाड़ी से उसकी हत्या हुई थी तो उस मिट्टी में भी ब्लड स्टेन्स मिलने चाहिए, उसमें क्यों नहीं मिले? तो दूसरा ये कि मारने के बाद उसने हथियार को घर ही में क्यों छोड़ दिया? अगर उसे धोना था, धो के उसे छिपाना था तो कहीं और ले जाता। कोई जल्दबाजी की बात नहीं थी और काफ़ी हत्या के बहुत देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचकर पुलिस ने इसको जब्त किया था, इसको बरामद किया था। बस इसी बात को लेकर जो डिफेंस का लॉयर होता है, बचाव पक्ष का जो वकील होता है, वो ये कहता है साहब ये हत्या हुई नहीं थी, ये किन्हीं कारणों से इसे जिंदा ही दफना दिया गया था। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनी चाहिए थी।
चूंकि ब्लड निकला ही नहीं, इसलिए न तो कुल्हाड़ी में ब्लड आया और न ही मिट्टी में ब्लड आया। पप्पू पांडे के पक्ष में जो गवाह आया था ब्रिजलाल लोधी, जिसने ये कहा कि मेरे घटना वाले दिन ये मेरे मकान में मकान बनवा रहा था और घटना स्थल से वो मकान जहाँ ये बन रहा था वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बतौर मजदूर वहाँ पे था और ये बतौर मजदूर वहाँ पर था और इसको जो कुछ भी मजदूरी दी गई है उसका रजिस्टर उन्होंने अदालत के सामने रखा था। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष की गवाही को गलत मानक पर रखा। संदेह का लाभ जितना अभियोजन को मिलता है उतना ही बचाव पक्ष को भी मिलना चाहिए। ये यदि गवाही पप्पू पांडे के लिए एक मजबूत एलिबी यानी घटना स्थल पर न मौजूद होने का सबूत थी, लेकिन फिर भी परीक्षण करने वाले या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बातें देखनी चाहिए थी कि ये सबूत बनाए हुए तो नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने 5 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सभी गवाहों के बयान, कमजोर सबूतों, पुलिस जांच की खामियों और आरोपी के पक्ष में मौजूद गवाही को देखने के बाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष अपना केस किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। जो 5 बिंदु हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिन उल्लेख किए जिनके कारण इसको बरी किया गया, उसमें पहला था कुल्हाड़ी पर खून का न मिलना, मुख्य गवाहों का अपने बयान से मुकर जाना, गिरफ्तारी की प्रक्रिया का संदिग्ध होना, हत्या का कोई स्पष्ट मकसद साबित नहीं होना, आरोपी के पास एक मजबूत एलिबी कि वो हत्या के दिन मजदूरी पर था। 5 मई 2025 को कोर्ट ने पप्पू पांडे को हत्या के इस आरोप और बाकी सारे आरोपों से बरी कर दिया। इन सभी बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने पप्पू पांडे को संदेह का लाभ देते हुए 27 सितंबर 2016 को सेशन द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया। 10 साल बाद पप्पू पांडे जेल से रिहा हो गया। वो जेल से बाहर आया, लोगों ने कहा हत्यारा छूट गया, हत्यारा छूट गया। चुपचाप आया, अपने घर पर रहा। जो कोई भी उससे मिलने आया उसने इस बात को छोड़ा, उसने छेड़ा कि कैसे किया, क्या किया, कैसे छूटे। तो यही कहता रहा मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर समाज तो समाज है, वो यही कहता रहा और आज भी यही कह रहा है कि लाश तुम्हारी आंगन से बरामद हुई, तुम 2 ही लोग थे, आखिरकार मारा किसने। ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म होती है कि अगर पप्पू पांडे ने अपनी पत्नी को नहीं मारा तो फिर असली कातिल कौन था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए उसी आंगन की मिट्टी में दफन हो गया। आज की घटना मैंने आज की अपराध चर्चा शुरू करने के पहले ही बताया था कि इस घटना का संदर्भ या इस घटना को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आज यानी 12 नवंबर 2025 की कल यानी 12 नवंबर 2025 की एक खबर जो सभी अखबारों में निकली थी, वो पढ़कर मन थोड़ा सा परेशान हुआ कि निठारी कांड के दोषी जिसे 13 मामलों में फांसी की सजा हुई थी, उसको कल परसों यानी 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। सारे आरोपों से बरी कर दिया। आरोप क्या थे कि निठारी का वो गांव का इलाका है, निठारी गांव में नाबालिग बच्चियों का अपहरण, उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या, उनके मांस को खाना और फिर उनके शरीर को घर के सामने बहते हुए नाले में फेंक देना। इतने अपराध थे, इतने आरोप थे उस पर। और मुझे याद है कि महीनों तक सारे बड़े न्यूज चैनल्स के ओबी वैन निठारी में ही मौजूद थे। जेसीबी से खुदाई होती थी, सारे कैमरे लगे हुए हैं, कोई चीज़ अगर लटकी हुई मिली, बोले बस 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 ये हड्डी का टुकड़ा है। आज एक और नर कंकाल बरामद। आज नीले रंग की एक सलवार सूट उसमें से
नाले में से खुदाई के दरमियान निकली। इस तरह की खबरें कि बस आप विचलित हो जाएं। फिर उसके बाद लोगों का प्रदर्शन, बच्चियों की फ़ोटो हाथ में लेकर कि साहब इसको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। अदालत की सुनवाई हुई। अदालत की सुनवाई की कवरेज भी सभी नेशनल मीडिया में, सभी नेशनल चैनल्स में की गई। जिला जिला अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा सुना दी। एक दो नहीं, 13 मुकदमों में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। मकान मालिक पंडेर का नौकर था सुरेंद्र कोहली, और मकान मालिक पंडेर भी इसी चपेट में आए, उनको भी सजा हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया सुरेंद्र कोहली को। अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद निचली अदालतों ने साक्ष्यों का परिशीलन ठीक से या अच्छे से नहीं किया। साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी जोड़कर अभियोजन ये साबित करने में विफल रहा कि यही हत्यारा है। इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है या बरी किया जाता है, सभी आरोपों से बरी किया जाता है। मैंने कोशिश की इंटरनेट पर कि शायद मुझे ये पूरा डिटेल जजमेंट मिल जाए। अभी दोपहर तक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया था। जैसे ही होगा मैं इसकी स्टडी करूंगा और इस पर एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि हमारे सुधी श्रोताओं को ये जानने का हक है कि आखिर किसने ऐसी गलती की थी। पुलिस ने की थी, पुलिस सरकारी वकीलों ने की थी, या कोर्ट के सामने इस पूरे केस को प्रस्तुत करने में किससे गलती हुई थी कि इतने बड़े अपराध जिसके लिए बच्चा बच्चा आप निठारी, और आप नोएडा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, हर एक की जुबान में निठारी और कोहली सबके जुबान में है। कभी इसके बारे में ये खबर नहीं आई कि नहीं साहब, पुलिस सुरेंद्र कोहली को गलत फंसा रही है। उसका घर का दरवाजे के सामने नाला, दरवाजे में पंडेर बहुत अमीर आदमी थे, किस तरह का उनका ड्राइंग रूम है, किस तरह का बेडरूम है। सालों साल ये चर्चा का विषय बना रहा अखबारों में और टीवी ने। तो जैसे ही ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी, डिटेल जजमेंट मिलेगा मुझे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन कौन से बिंदु थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद ये कहा कि इसके ऊपर हत्या का आरोप साबित करने में विफल रहा सरकारी पक्ष, या ये कह लें कि सरकार का पक्ष ये साबित करने में विफल रहा, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसी घटना से या इसी घटना की तरह, एकदम तरह, ये सीधी वाली घटना है जो मैंने आज आपको बताई है कि दो गवाहों को ये बताया गया कि इन्होंने बताया था कि पप्पू पांडे ने पत्नी को मार के आंगन में गाड़ दिया। दोनों ही गवाह अदालत में होस्टाइल हो गए, अपने बयान से पलट गए। जिस आला कत्ल को, जिस कुल्हाड़ी को पुलिस ने ये कह के सील बंद किया और एफएसएल भेजा कि इसी से इसने अपनी पत्नी की हत्या की है, एफएसएल की रिपोर्ट कहती है कि उसमें मानव रक्त था ही नहीं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कितना भी आप धो दीजिए, लेकिन जो ट्रेसेस ऑफ ब्लड है उसकी कुल्हाड़ी की बेंट और कुल्हाड़ी के बीच वाले हिस्से में कितना भी धो दीजिए मिल जाएगा, फलक पर मिल जाएगा। उसमें जहाँ रिपिट्स लगे होते हैं, जोड़ा जाता है उसके हत्थे वाले लोहे के हिस्से को और फलक को, वहाँ भी आपको ब्लड मिल जाएंगे। दूसरा सवाल खड़ा किया अदालत ने कि जहाँ गाड़ा गया था वहाँ की खून आलूदा मिट्टी आपने इकट्ठा की थी, उसमें ब्लड के सैंपल क्यों नहीं मिले, जिससे ये साबित होता कि हत्या करने के बाद इसे यहीं पर गाड़ा गया था। अब जरा एक विचारणीय प्रश्न ये है कि सुरेंद्र कोहली 18 साल जेल काट कर रिहा होगा या हो गया होगा। 13 मुकदमों में फांसी हुई थी और सीधी की हत्या में जो दोषी था, जिसके विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई थी, वो 10 साल से जेल में था। 10 साल जेल में रहने के बाद बाहर आया। तो इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जेल की चहार दीवारियों के भीतर ही गुजर गया, जो कभी वापस नहीं आएगा। कोई नहीं वापस ला पाएगा उसे। और इस बीच अदालत कहती है कि इन्होंने ये हत्या की ही नहीं, ये हत्या के दोषी ही नहीं है, इन्हें बरी कर दिया जाए, इन्हें जेल से फौरन रिहा कर दिया जाए। तो ये समय कौन लौटाएगा?
सुरेंद्र कौली का 18 साल और पप्पू पांडे का 10 साल। और अब इन सवालों का जवाब भी कोई नहीं दे पाएगा कि चलो मान लिया इन्होंने हत्या नहीं की, तो किसने हत्या की? हत्याएं हुई, लाशें बरामद हुई, नरकंकाल मिले, एफएसएल में साबित हुआ ये किसके बच्चे थे, ये किसके बच्चे नहीं थे। एक के बाद एक संभवतः 9 बच्चियों की हत्या का गुनहगार था ये। तो वो हत्याएं की किसने? अदालत ने ये तो कह दिया कि नहीं साहब इन्होंने नहीं की हैं, लेकिन किसने की? और इस आरोप में जो ये 10 साल और 18 साल ये जेल में रहे, उस समय का क्या होगा? इस पर कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। अब थोड़ी सी जो आशा है वो आईपीसी सीआरपीसी के स्थान पर जो हमारे नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और बीएनएसएस, इन दोनों से थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों ने 7 वर्ष से अधिक की अपराध वाले सजा वाले अपराध जिसमें हत्या भी शामिल है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस की बाध्यता की गई है। हर इस तरह के अपराध की जिसमें सजा 7 साल से ज़्यादा की है, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, फॉरेंसिक टीम मौके पर आएगी और वो फॉरेंसिक जांच वो आपकी विवेचना का हिस्सा होगी। तो अब थोड़ी सी आशा इसी से जगी है, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस अब बाध्यकारी होगा। जब आप घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर विवेचना शुरू करती है। शायद हो सकता है इनके प्रयोग से अब गुनहगार बचने न पाएँ और निरपराध जेल में सड़े नहीं। हम आशा ही कर सकते हैं और हम आशा करते हैं, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।